हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मेरे बारे में पता ही है कि मैंने किस प्रकार एंशिएंट को, प्राचीन भारत को एक क्वेश्चन के ही हिसाब से सारी चीज़ें ख़त्म कराने की शुरुआत कराई थी। उसी के साथ ही पिछले 2 क्लासेस में हमने क्लास 7th की जो हिस्ट्री है, यानी जिसको आप एक टाइटल दे सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है, उन पे चर्चा करते हैं, उन पे चर्चा किया था और उसी जो सेगमेंट है उसी को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ज़रा मेरे साथ बने रहिएगा, चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं इन पे गौर फरमाइएगा और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख करके जाइएगा। और आप सभी को पता ही है कि जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। ये जो लाइन है इसको आप लोगों ने हैशटैग कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी करा है, फ़ैन पेजेस बनने लग गए हैं। काफ़ी मतलब एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो इसको मेंटेन करने का जो एक सिलसिला है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस पे अब तक मैंने कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करवाया है। क्वेश्चंस पे ही सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा करके काफ़ी कुछ हमने सीखा भी है। और आप लोग ज़रा ये सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने से अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करके हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो जब मेरे कोर्स स्टार्ट होंगे, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, तो वो कितने आसानी से और कितने आराम से समझ में आप सभी को आ जाएंगे। जिसके कहने का मतलब ये है कि वो कितने ही अच्छे से चीज़ें चलती जाएंगी। तो इसी के साथ ही चीज़ों की शुरुआत करवाते हुए मैंने आप सभी को एक टाइमलाइन के तौर पे एक पढ़ाने का मेरा जो स्टाइल है उस पे बातें करी थी। इवन एंशिएंट में भी मैंने एक नंबर लाइन की तरह सारी चीज़ें आप सभी को समझाई थी, किस हिसाब से जो सीरीज़ हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ उसी सीरीज़ को ही ध्यान देते हुए, उसी डेट, उसी लिमिटेड चीज़ों को ही ध्यान में रख करके हमने एंशिएंट को ख़त्म करा था। क्वेश्चंस पर अगर मैं बातें करूं तो ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने से हमने टॉपिक पर भी चीज़ों पे पकड़ बनाने की कोशिश करी थी। उसी के साथ ही अभी मेडिवल चल रहा है, मध्यकालीन चल रहा है, आधुनिक चलेगा यानी मॉडर्न चलेगा, विश्व भी यानी वर्ल्ड हिस्ट्री भी चलेगी, आर्ट एंड कल्चर के भी पार्ट पर हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते जाएंगे। चीज़ों को बस आराम से समझते जाइएगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और डाउट ना हो तो आपको पता ही है क्या वहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ज़रा अब चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं। और अब जो चीज़ें हैं वो मेरी फेवरेट स्टार्ट हो रही हैं। और जो मेरी फेवरेट कहानी है वो कुछ इस प्रकार है, ज़रा सुनते जाइएगा। मैंने आप सभी को जो एरिया वाइज A1, A2, A3 आप सभी को याद होगा वो बताया था, किस प्रकार जो सोसाइटी में जो चेंज है, समाज में जो चेंज है वो हमने देखा था। किस हिसाब से जो उनके जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है, उनका जो ट्रेड है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी इकोनॉमी है, इन सारी चीज़ों पे बातें करते करते आपने ये चीज़ तो एक आइडिया लगा लिया था कि चीज़ें कहाँ से कैसे चेंज होती आ रही है। और उन सभी चेंजों को हम कहते हैं सोसाइटी में डेवलपमेंट या सोसाइटी में ग्रोथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखी जाए तो 6th क्लास में हमने एंशिएंट पढ़ी थी, 7th क्लास में हमने मेडिवल पढ़ी है, 8th क्लास में हमने मॉडर्न पढ़ी है। तो ये अलग अलग क्लासेस में हमने इस तरह से चीज़ें क्यों रखी हैं, ज़रा इसको समझिए। क्योंकि होता क्या है कि एक बार अगर चीज़ों की जब शुरुआत होती है, किस हिसाब से हमें ले करके जाना है, इसका आइडिया लग जाता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 7th क्लास की हिस्ट्री है, लेकिन हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी और सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि अगर ये जो चीज़ें हैं 7th क्लास के बच्चे अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को किस तरह से कंप्लीट करेंगे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसानी से चलेंगी। क्योंकि ज़रा ध्यान लगाइए, 7th क्लास के बच्चे इसको करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती हैं। हिस्ट्री को कहते हैं कि क्लासेस में नींद आती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ हो रही हैं आज भी,
तो इन सारी चीज़ों से डरने का नहीं है, इन सारी चीज़ों से भागने का नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आप सभी के सामने और आप सभी को मेरा तरीका पता ही है कि किस हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के मैं आप सभी के सामने लाता हूँ। एक कहानी के हिसाब से, एक वेब सीरीज़ के फॉर्म में चीज़ों की मैं शुरुआत करवाता हूँ, और उस कहानी में जो कैरेक्टर होता है वो कोई और नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही होते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को उस टॉपिक से रिलेट नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को उस प्रकार आगे ले करके नहीं जाएंगे, चीज़ें आप लोगों के दिमाग में कभी आएंगी ही नहीं। जब तक आप लोगों को बता नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर खिलजी का टाइम है, यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का टाइम है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, उस चीज़ में आप खुद को डाल करके देखिए, वहाँ की सोसाइटी को खुद रह करके समझिए और सिग्निफिकेंस को कभी मत भूलिए, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस होता है वो हमें किसी भी टॉपिक पर काफ़ी अच्छा काम करने में मदद करता है। तो इसी के साथ चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इतिहास का क्लास 7th की चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ और चैप्टर 3 की बात करी जाए तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक डाउट आप लोगों के मन में अभी भी आ रहे होंगे और वो हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि जो डाउट्स हैं वो अगर जिस दिन आप लोगों के मन में आना बंद हो जाए, समझ जाइएगा कि पढ़ाई हमारी सही से नहीं हो रही है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, तो हल्के फुल्के डाउट निकल के आते हैं, भारी भरकम भी अगर निकल करके आते हैं तो कमेंट में ज़रा लिखिएगा। चीज़ें किस हिसाब से चलती हैं वो बस आप देखते जाइएगा। तो बुक्स को लेकर के हमेशा से डाउट आता है, बुक्स को लेकर के हमेशा से एक सवाल आता है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा कि किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेडिवल का जो पार्ट है, मध्यकालीन का जो पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 7th की ही एनसीईआरटी से आने वाला है। ज़रा ध्यान लगाइए, इसी एनसीईआरटी के किताब से मैं ऐसे सवाल आप सभी से पूछ सकता हूं आज भी, जो कि आप लोग ये देख करके हैरान हो जाइएगा कि सर क्या ये एनसीईआरटी में ही है और क्या ये 7th क्लास की ही किताब में है। तो बिल्कुल ही इसका जो आंसर है वो यही है कि जी बिल्कुल, जो सारी चीज़ें हैं वो इसी किताब से रिलेटेड करती हैं, इसी से सारी चीज़ों का जो संपर्क है निकल करके आया है। तो अब ज़रा बताइए, ये जो किताब है इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे ही लोग अगर छोड़ देते हैं कि चीज़ें कैसे करें, कैसे हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर 7th क्लास है तो अपना स्टैंडर्ड, तो हम तो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, 7th क्लास की चीज़ें तो हमें आती ही होंगी। तो यही सारी जो मिथ है, इसी को गायब कर देने का काम मुझे सौंपा गया है, और इसमें मैं सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छा लेकर के जा रहा हूँ। और इवन आप लोगों को एग्जाम्पल देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ही तरफ से चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, लोगों के कमेंट इतने अच्छे आते हैं, फ़ैन पेजेस बनते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि चीज़ें जो चल रही हैं काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हैं। मेरे जो डाउट्स की जो अगर बातें करी जाए, यानी कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई सा भी सवाल आता है कि सर हिस्ट्री को लेकर के हम क्या करें, कौन सी किताब को कब फॉलो करें, क्या क्या टाइम डालें, किस ड्यूरेशन में इसे ख़त्म करें, इन सारी चीज़ों पे भी मैं हमेशा बातें करता हूँ। और यही मेरी आदत है, क्योंकि पढ़ाई से कभी कोई महान नहीं होता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के आप कभी भी चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। चीज़ों को आप अच्छे से तभी लेकर के जा सकते हैं कि जब वो पढ़ाई आप लोगों के डेली रूटीन में काम आ रहा हो। ज़रा ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का जो सिग्निफिकेंस है हमें क्या बताती है, ज़रा इन सारी चीज़ों पे एक बार सोचिएगा कि जो हिस्ट्री आज से लाख साल पहले, 1000 साल पहले, कुछ दशक पहले ख़त्म हो गई हो, उनको आज हम क्यों पढ़ते हैं, उन पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जाता है। इवन बीपीएससी की भी बातें करूं, हरियाणा पीसीएस की भी बातें करूं, स्टेट पीसीएस की भी बातें करूं, या फिर यूपीएससी की भी बातें करूं, तो हिस्ट्री के ही सेंट्रिक में काफ़ी सारे सवाल उभर करके आते हैं। और वो जो सवाल हैं टेढ़े मेढ़े तो रहते हैं, क्योंकि अगर हर कोई एक एनसीईआरटी के ही हिसाब से अगर क्वेश्चन सेट करने लग गया तो हर घर में एक आईएएस होगा। चीज़ें निकल करके यहीं से आती हैं, बस घुमाने की बातें होती हैं कि थोड़ा इस जो क्वेश्चन है उसे चेंज कर देते हैं और ज़रा देखते हैं कि जो लेवल है आप लोगों का वो किस प्रकार चलता आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, और इसका एक मात्र आप सभी को बताना चाहूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बताऊँगा कि जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। कोई सा भी डाउट हो,
कुछ भी मतलब प्रॉब्लम चल रही हो चीज़ों को लेकर के कि सर इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, सीधा कमेंट करिए, सीधा मुझे मतलब मैसेज करिए कि सर ये सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को मैं क्या करूँगा अगले क्लास में आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, मेडिवल का टाइम मेरा फेवरेट टाइम है, क्योंकि कहानी के तौर पे प्राचीन भारत को मैंने ख़त्म किया है, कहानी के ही तौर पे मैं मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन को भी ख़त्म करूँगा। तो चीज़ें कुछ इस प्रकार चलेंगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो बाबर है, ये जो खिलजी है, ये जो बलबन है, ये हमारे ही कोई रिश्तेदार हुआ करते थे। और जब जिस दिन ऐसा आप लोगों को लगने लग गया कि चीज़ें इस हिसाब से चलने वाली हैं, तो क्या आप लोग अपने परिवार को छोड़ करके किसी और के बारे में सोचेंगे क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। चीज़ों को इस हिसाब से लेकर के जाएंगे, सपोज़ करिए कि ये जो डायनेस्टी है इससे मेरा ताल्लुक़ है, और इसका अगर मान सम्मान की बातें करूं तो ये आगे लेकर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री की ही बातें मैं क्यों करता हूं? क्योंकि देखिए ज़रा हिस्ट्री पर एक नज़र मारिए, और वही जो हिस्ट्री है हमें कल सिखाती है, मतलब कल की जो घटना है वो हम आज उसे एनालाइज करते हैं, आज उसे देखते हैं, और इन फ्यूचर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में डाला गया है। हर एक जो सब्जेक्ट है वो अपने में एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन हिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंस है वो इन लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ही ज़्यादा है। क्योंकि हिस्ट्री है, इतिहास है, हमारे हर पन्नों में, हर किताबों के, हर सब्जेक्ट के, हर विषयों के पन्नों में हिस्ट्री की बातें हमेशा कही गई हैं। और वो कुछ इस प्रकार है, पॉलिटी में भी देख लीजिए आप, लक्ष्मीकांत में भी देख लीजिए आप, इकोनॉमिक्स में देख लीजिए आप, सोशल इश्यूज़ पे भी बातें करिए, तो जो भी सारी चीज़ें हैं पिछली घटना को लेकर के उस पे एनालाइज करके और जो भी करेक्शंस हुए हैं उन पे बातें करी गई हैं। तो ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों, चीज़ें कुछ इसी प्रकार चलने वाली हैं। और इतनी जो बातें अभी मैंने कही थी इनको बस अपनी लाइफ में एक बार आप अटेम्प्ट करिएगा, और इस प्रकार करिएगा कि ज़रा ध्यान लगाइए, ज़्यादा पढ़ने से, 12-14 घंटा पढ़ने से कोई यूपीएससी का पेपर क्लियर नहीं होता। हमारे ओजांग सर भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि जो आईएएस का जो पेपर है वो व्यक्ति का इम्तिहान नहीं, वो व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा इस लाइन पे, कितनी बड़ी बात सर ने कही है, और ये क्यों कही है ज़रा गौर से देखिएगा। आप लोगों का जो नेचर है पढ़ाई को लेकर के, दूसरी चीज़ों को लेकर के, वही कल होके जब आप सर्विस में आते हैं तो वही सारी चीज़ें आप लेकर के जाइएगा आगे। और अगर किताबी नॉलेज आप सभी को बहुत ज़्यादा है और आपका नेचर अच्छा नहीं है, तो कल होके अगर आप सर्विस में भी आते हैं तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसी के साथ जो आपका कैरेक्टर है उस पे भी आप सभी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन सीरीज़ उभर करके आई थी, उनमें आप लोगों ने 3-4 एपिसोड में ये देखा होगा कि जो मेन रोल है उसने अपने कैरेक्टर पे काम किया, और वही कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि ज़रा ध्यान लगाइएगा, वही जो मेन कैरेक्टर पहले हुआ करता था, नेगेटिव हुआ करता था, थोड़ी सी बातों में इधर उधर भटक जाया करता था, लेकिन वही कैरेक्टर कल होके बहुत बड़ा अधिकारी बन करके आप सभी के सामने आता है। और वही जो कैरेक्टर है आप ये कह सकते हैं कि कितने ही करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर गया था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी जितनी बताई गई बातें हैं एक पॉजिटिव वे में आगे लेकर के जाइएगा। किस प्रकार चीज़ें आएंगी, किस हिसाब से हमें फेस करना है, वो सभी का जो एक गुरु है वो आप लोग खुद हैं। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने का है, और मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ, बेस्ट देता रहूँगा। वो कुछ इस प्रकार चलेगा, ज़रा ध्यान लगाइए। चीज़ों को कभी भी प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब को लेकर के ध्यान नहीं देना है। चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं उनको खुद ब खुद मैनेज करके, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो साथ ही साथ एक सॉल्यूशन लेकर भी आता है, और वो जो चीज़ है वो आपको बस यही ध्यान रखना है कि चीज़ें किस हिसाब से हमें आगे लेकर के जाना है। तो अब ज़रा मैं बातें करूं बुक्स वगैरह को लेकर के, तो सबसे पहला डाउट उठ करके आता है कि सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ से फॉलो करें? आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं,
हम YouTube वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सच पता है क्या यूपीएससी पूछता है, किस हिसाब से पूछता है। तो उसके लिए एकमात्र हमारा जो प्लेटफॉर्म है OTP का, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिएगा। चीज़ें देखिए, रोज़ रोज़ यहाँ पर अपडेशन होती हैं, यानी अपडेट चीज़ें होती रहती हैं। तो कुछ इस हिसाब से हमें लेकर के जाना है कि चीज़ें सीखते जाइएगा, और यही आप लोगों के एट द एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा। तो अब ज़रा मैं आता हूँ इंडेक्स की ओर, और इंडेक्स में आप सभी को बताया था कि चीज़ों को हमेशा तोड़ने की कोशिश करिए, और जब चीज़ें टूटने लगेंगी, होगा कि आप सभी के सामने अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, पहली बार में आपको उसने बाउंड्री पार करा दिया, दूसरी बॉल में बाउंड्री पार करा दिया, तीसरा बॉल कुछ इस हिसाब से आप अगर फेंकेंगे कि वो हो सकता हो बोल्ड भी हो जाएगा। और वही चीज़ें मैं समझा इसलिए रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का सिर्फ काम है अभी चीज़ों को तोड़ना, यानी कि जो भी हमारे सामने टॉपिक उठ करके आ रहे हैं, इन्हीं टॉपिकों में से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे सामने निकल करके खुद ब खुद ही आएंगे। आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब एक बार टॉपिक हमारे सामने उभर करके आता है, हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें सिग्निफिकेंस पे बातें करनी है। और यही जो सिग्निफिकेंस है, चाहे वो मुग़ल का टाइम हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का टाइम हो, चाहे इन फ्यूचर ब्रिटिशर्स वगैरह, इन पे भी बातें करी जाए, या फिर प्राचीन में आप मॉडर्न काल, इन सब पे बातें करते हैं, तो ये सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप सभी को हमेशा बताते आ रहा हूँ। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो हमारा 3rd चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली के सुल्तान का, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हमारे सामने जो सेगमेंट है वो उभर करके आता है। और चलिए अब इस पर हम क्वेश्चंस करने की बातें करते हैं। तो जो ये सवाल है कुछ इस हिसाब से है, मेरी जो वीडियोस आती हैं या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ वो बाइलिंगुअल रहती हैं, क्योंकि मैं भाषा में भेदभाव रखने में विश्वास नहीं करता हूँ कि हिंदी से कम रिज़ल्ट आ रहा है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा आ रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, गलतियाँ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं जो अपना मीडियम है। तो ये गलती ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत पर एक विश्वास बनाए रखें, और वही मेहनत है कल को आप सभी को सफलता दिलाएगी। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हु डिफीटेड द तोमर राजपूत एंड व्हेन। इसका मतलब है तोमर राजपूतों को किसने और कब हराया था। तो अजमेर के चौहानों ने 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को पराजित किया था, यानी कि द चौहान्स ऑफ अजमेर डिफीटेड द तोमर राजपूत इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द दिल्ली सल्तनत लैग इट्स फाउंडेशन। इसका मतलब दिल्ली सुल्तान अपने नींव पर कब पिछड़ गई। तो दिल्ली सल्तनत ने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी नींव रखी थी। अब अगर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोग यही कहेंगे कि सर डायनेस्टीज़ हमारे सामने उभर करके आई हैं, इनको याद कैसे करेंगे। एक शॉर्ट तरीका आप सभी को बताता हूँ, और अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आज के बाद इस चीज़ को लेकर के आप लोगों के मन से डाउट निकल जाएगा। पहले खिलजी आए, पहले तुगलक आए, पहले सैयद आए, उसको किस हिसाब से हमें अरेंज करना है। इवन क्वेश्चन में ये तक देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस हिसाब से पूछता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, कि क्रमशः या फिर आप इन सारी चीज़ों को एक पैटर्न में बताएं कि कौन सी डायनेस्टी कब हमारे सामने उभर करके आई थी। इसका आप सभी को एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताते हूँ, और वो कुछ इस प्रकार है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, SKTSL। याद रखिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें टी हमेशा बीच में आएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, हम सभी को स्लेव डायनेस्टी पता है, और वो कुछ इस हिसाब से पता है कि ज़रा ध्यान लगाइए, जो स्लेव हैं, स्लेव डायनेस्टी हैं, वो सबसे पहले उभर करके आती हैं, और जो आखिरी है लोधी डायनेस्टी, हम लोगों को पता है, क्योंकि इसी के हराने के बाद बाबर इंडिया आया था और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत करा गया था। बीच में जो दिक्कत आती हैं वो खिलजी को लेकर के आती हैं, सैयद को लेकर के आती हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, SKTSL क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टी को हमेशा बीच में डालना है, ज़रा ध्यान लगाइएगा, टी को हमेशा बीच में रखिएगा, और चीज़ें कुछ इस हिसाब से लिखिएगा कि ये आप लोगों ने बचपन में संस्कृत को, या फिर जो संस्कृत जिनका लैंग्वेज हुआ करता था, उसको सिर्फ और सिर्फ SKT लिख करके डिनोट कर दिया करते थे, उससे हमें ये चीज़ें याद रह जाएंगी। और अब ज़रा एक बार हमारे सामने SKT आ गया तो अब हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में SL लगा देना है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए,
पहली जो डायनेस्टी उभर करके हमारे पास आई थी वो स्लेव डायनेस्टी आई थी, दूसरी हमारी खिलजी डायनेस्टी आई थी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी आई थी, चौथी सैयद डायनेस्टी आई थी और पांचवी हमारे पास लोधी डायनेस्टी आई थी। ज़रा ध्यान दीजिए, चीज़ें इसी प्रकार चली हैं, SKTSL। इतना ही याद रखिए, आप लोगों को एक पैटर्न में चीज़ें याद रह जाएंगी। इसी के बाद क्या देखा गया है, यहाँ पर जो डेट है, ईयर है, उनको लेकर के टेंशन मत लीजिए। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगा। अभी तो इसको आप एक काम करिए, भूल जाइए। चीज़ें 1206 में हुई थी, 1320 में हुई थी, 1526 में, ये सारी चीज़ें अभी ध्यान मत रखिए। सिर्फ और सिर्फ अभी इस पे दिमाग लगाइए कि जो हमारे पास डायनेस्टीज़, जो वंश हमारे पास उभर करके आए थे, वो कौन कौन से थे। तो एकमात्र सॉल्यूशन है SKTSL। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंशन द सोर्सेज दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सुल्तानात, यानी कि जो स्रोत हमारे पास दिल्ली सुल्तान के बारे में बताती हैं वो कौन कौन सी स्रोत हुआ करती थी। तो ज़रा गौर फरमाइएगा इस पे। हमारे सामने इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स है, आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री राइटिंग इन पर्शियन बाय लर्न authors are some of the most important sources that provide a lot of information about Delhi sultans। यानी कि विद्वान लेखकों द्वारा फारसी में लिखे गए शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला और इतिहास कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो दिल्ली के सुल्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्रदान करता है या प्रोवाइड करवाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Why did the authors of the Tuareg write the histories for Sultan? They did so in the hope of rich reward। इसका मतलब तुआरिक के लेखकों ने सुल्तान के लिए अपने इतिहास क्यों लिखे थे, तो उन लोगों को समृद्ध पुरस्कारों की आशा में ऐसा किया गया था। शायद इसी को हम कोर्ट पोइट भी कहते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, शायद इसी को हम कोर्ट पोइट भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे चाणक्य हुआ करते थे, जो हमारे कौटिल्य हुआ करते थे, उनको यही कह करके निकाला गया था। उनका जो मेन रीज़न था वो कुछ इसी प्रकार चला था और ये सारी चीज़ों का वर्णन मैंने आप सभी को बताया था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो हमारी नंदा डायनेस्टी उस टाइम पे हुआ करती थी, उसके जो शासक हुआ करते थे, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसका जो आखिरी राजा हुआ था वो कौन हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक शुरुआत है, कह सकते हैं कि उसका जो आगमन होने की शुरुआत जो चाणक्य करता है वो कुछ इसी प्रकार, इसी डायनेस्टी को खदेड़ने के लिए, इसी डायनेस्टी को निकालने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ये कदम लेना पड़ा था। चाणक्य को लेना पड़ा था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, चाणक्य के अलावा भी वहाँ पे विद्वान हुआ करते थे और चाणक्य की गलती ये रही थी कि वो किसी भी राजा के बारे में झूठी तारीफ लिखा नहीं करते थे। बाकी जितने हमारे पास विद्वान हुआ करते थे वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ जो गाथाएं हैं वो इस प्रकार लिखा करते थे। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो ये राजा है ये महान है, ये भगवान के बराबर है। इस हिसाब से उन्हें जो एक फाइनेंशियल जो उनकी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करने में राजा हेल्प किया करता था। कुछ आए उन्हें सोने गिफ्ट कर दिए, कुछ आए उन्हें हीरे गिफ्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें देखने में उन लोगों ने भी सोचा कि अगर हमारा इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल जो स्टेबल हम हो रहे हैं तो हमें 2-4 लाइन लिखने में क्या जा रहा है। लेकिन यही चीज़ चाणक्य ने नहीं किया था और ये चीज़ें उसे गलत लगती थी। जिस हिसाब से जो आखिरी शासक हुआ करता था उसने निकाल दिया था यही कह के कि तुम बेकार हो, यहाँ से चले जाओ और इस जगह से निकल जाओ। फिर उसके बाद कौटिल्य ने कसम खा लिया कि एक दिन ऐसा लाऊंगा जो तुम्हारा जो एक वंश है उसे ख़त्म करके मैं चीज़ों को अपने हिसाब से करूंगा। और ये शायद यही हुआ था। तो यहाँ पर जो त्वारिख है उसको रिलेट सीधा और सीधा कोर्ट पोइट से करिएगा। अगले क्वेश्चन की मैं आगे बढ़ूं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करूं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। वाई वॉज रजिया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आप सभी को पता ही है कि रजिया सुल्तान कौन हुआ करती थी, अभी किस वंश से ये ताल्लुक़ रखती थी, क्या क्या सारी चीज़ें आगे लेकर के जाती थी। इन सारी चीज़ों पे दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या था कि इससे पहले कोई भी हमारे पास वुमेन जो एक सुल्तान के रूप में उभर करके आई थी वो नहीं थी। और
यही देख करके जो लोग हुआ करते थे वो थोड़ा मतलब हैरान रह जाते थे कि अब एक जो लेडी हैं वो कैसे इतने इतने बड़े शासन पे रूल करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी, जिस वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया था। व्हाट इज़ मॉस्क कॉल्ड इन अरेबिक, यानी कि आप कह सकते हैं कि मस्जिद को अरबी में क्या कहते हैं, तो मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही कहते हैं। फिर उसके बाद अगले पे देखते हैं कि मस्जिद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यह उस स्थान को संदर्भित करता है जहां एक मुस्लिम अल्लाह के प्रति श्रद्धा में सजदा करता है। जैसे हमारा टेम्पल है, जैसे हमारा मंदिर है, वैसे ही इन लोगों का एक जो मॉस्क्यू है या फिर इन लोगों का मस्जिद उभर करके आया था। इसके बाद ज़रा देखिए, हम कह सकते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किबला किसे कहते हैं, तो नमाज या नमाज पढ़ते समय मुस्लिम किस दिशा की ओर मुड़ते हैं उसे हम किबला कहते हैं। प्रारंभिक दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी दासों का पक्ष क्यों लिया, तो दास पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान उन पर भरोसा करते थे। और जो सुल्तान है वो आप देख सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी, हमारे सामने गुलामों की डायनेस्टी इसे कहते हैं। होता है क्या कि ये जितने भी हमारे पास रूलर्स, इस्लाम रूलर्स जो उभर करके आए थे, ये बेटों से ज़्यादा अपने जो वफादार हुआ करते थे दास वगैरह या स्लेव कह लीजिए या गुलाम कह लीजिए, उन पे ज़्यादा विश्वास किया करते थे। जो यही रीज़न है कि उन लोगों ने चीज़ों को इस प्रकार रखा था कि हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। व्हाट वाज द ड्यूटीज़ ऑफ मुक्तीज़, जिसका मतलब मुक्तियों का क्या कर्तव्य था, तो हाँ यहाँ पे मूर्तियों हैं, तो मूर्तियों का विविधा सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। राज्य द्वारा लेखकों की नियुक्ति क्यों की जाती थी, तो उन्हें मूर्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि की जांच के लिए नियुक्त किया जाता था। फारसी त्वारिख के लेखकों ने दिल्ली सुल्तान की आलोचना क्यों की, तो उन्हें सुल्तान की निम्र और आधार वंश को उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति पसंद नहीं आई थी। सुल्तान काल के द्वारा एकत्रित किए गए 3 प्रकार के करों के नाम बताइए। पहला, खेतों पर कर, जिसे खरसी कहा जाता है, और यह किसान की उपज को लगभग 50% होता है। ये सारी टैक्स की बातें की जा रही हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फिर मवेशी पे टैक्स, घरों पर टैक्स लगा करके चीज़ों को वो आगे बढ़ाया करते थे। सूरी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द सूरी डायनेस्टी रूल, तो इट इज़ अराउंड समथिंग 15 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, इसका मतलब ये कि किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली का जिक्र आज से पहले कभी आया नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो राजपूतों के तोमर वंश के अंगपाल ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित करी थी। पाला फ्रॉम द तोमर डायनेस्टी, यानी पाल फ्रॉम द तोमर डायनेस्टी ऑफ राजपूत फर्स्ट स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट दिल्ली। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, यानी कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी, तो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी हुआ करती थी। इसी के बाद क्या देखा जाता है, सल्तनत किसके शासक काल में अपनी सबसे दूर तक पहुंची थी, यानी कि इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट फारदेस्ट एक्सटेंट, तो इसका आंसर देखिएगा, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत अपनी सबसे दूरी तक पहुंच गई थी। इसी के बाद फ्रॉम विच कंट्री डिड द इब्ने बतूता ट्रेवल टू इंडिया, इब्ने बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को या फिर अफ्रीका, यानी कि इब्ने बतूता ने मोरक्को अफ्रीका से भारत की यात्रा की थी। 19 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस करा है, और चीज़ें आप लोगों को, जिन लोगों ने पहले मेडिवल पे बातें करी होंगी उनको चीज़ें हल्की फुल्की समझ आ रही होंगी, लेकिन जिन लोगों ने मेडिवल या फिर मध्यकालीन का जो टाइम फ्रेम है उस पर कभी पढ़ा नहीं होगा, बस उन्हें ये पता है कि मुगल आए थे, किस हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के गए थे,
तो उन्हें भी हल्का फुल्का आइडिया लग ही गया होगा कि हमने जो 5 डायनेस्टीज़ की बातें करी थी जो मुग़ल डायनेस्टी से पहले उभर करके आई थी, उसके बाद क्वेश्चंस में रज़िया सुल्तान आए थे, फिर उसके बाद इब्न बतूता की बातें की गई हैं, लैंग्वेज की बातें कही गई हैं। लैंग्वेज का जो रोल है, लैंग्वेज का जो इंपॉर्टेंस है, आप सभी को मैंने हमेशा से बताता आ रहा हूँ। कल्चर को डेवलप कराने में, समाज को विकसित करने में लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है। इसी के बाद आखिरी क्वेश्चन को मैंने सबसे अलग रखा है, और ये क्यों अलग रखा है इसका रीज़न भी मैं आप सभी को समझा करके ही जाऊंगा। ज़रा देखिए, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रीडली टुगेदर टुडे? तो इसका जो आंसर है, जो इसका जो क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अद्वितीय हुआ करती थी। क्या आपको लगता है कि आज जो महिला नेता को अधिक आसानी से स्वीकार किया जाता है? ये क्वेश्चन रखने का मेरा सबसे मेन मकसद यही था, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में या फिर बीपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन हमेशा उभर करके आता है, और वो जो क्वेश्चन है वो हमेशा वो बात करता है कंडीशन ऑफ वुमेन पे। और यही कंडीशन ऑफ वुमेन को जो मैंने एक सोसाइटी का दर्जा दिया था, क्योंकि सोसाइटी में हमें पता है कि तुगलक ने क्या किया था, हमें पता है कि बलबन ने क्या किया था, हमें पता है कि बाबर किस प्रकार चीज़ों को आगे लेकर के गया था, हमें इवन ये भी पता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें करी थी। लेकिन अगर बातें करी जाए सोसाइटी की, तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी का जो असली जो एक डिफिनेशन है या फिर जो उसको डिफाइन करता है वो कोई शासक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि शासक के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। उनका एक अलग एक किला होगा, वो उसमें रहते होंगे, उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिलती होंगी। बट क्या आपको लगता है कि जो हमारे आम आदमी हैं या फिर जो हमारी महिलाएं हुआ करती थी उस टाइम पे, तो जो समाज की बातें मैं करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के सेंट्रिक में रख करके बातें करता हूँ। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो किताब का जो नाम है आवर पास्ट 1, जो कि 6th क्लास की हुआ करती थी, फिर आवर पास्ट 2 यानी आवर पास्ट 2 या फिर आवर पास्ट 1, तो ये इसी हिसाब से रखी गई थी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम सभी का हिस्ट्री अलग अलग है। इवन मेरा भी हिस्ट्री अलग है, आप लोगों का भी हिस्ट्री अलग है, और चीज़ें तो वहीं चली थी ना। लाइक सपोज करिए कि अगर 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, तो आप सभी को या फिर मुझे भी आज़ादी मिली थी, लेकिन हो सकता हो उस आज़ादी के लिए मैंने किसी और तरह से लड़ाइयाँ करी हों, उस आज़ादी को लेकर के आप लोगों ने कुछ और सोचा हो, मैंने गाना गाया हो, मैंने कविताएं लिखी हो, मैंने फ़ोटो बनाई हो, आप लोगों ने धरना दिया हो, आप लोगों ने क्रांति करने की शुरुआत करी हो। तो चीज़ें, मकसद तो दोनों का सेम था, लेकिन रास्ते अलग अलग हुआ करते थे। और इन्हीं रास्तों को हम एक इतिहास के चीज़ों में, इतिहास के पन्नों में हम डालते हैं कि अगर मेरी हिस्ट्री अगर इन फ्यूचर लिखी जाएगी तो वो कुछ इस हिसाब से लिखी जाएंगी, आपकी हिस्ट्री लिखी जाएंगी वो उस हिसाब से लिखी जाएंगी। चीज़ें, मकसद एक ही था, और वो आप सभी को पता ही है कि चीज़ें किस हिसाब से एक ही थी, और जो हमारा गोल था वो एक ही था, लेकिन जो रास्ते थे वो अलग अलग हुआ करते थे। इसी वजह से जो हमारी जो किताब का नाम है वो आवर पास्ट रखा गया है। और इसी आवर पास्ट की अगर मैं बातें करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंस पे आऊँगा, और सिर्फ सोसाइटी पे बातें करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज पे बातें करूँगा। और उसी समाज में हमारे पास जो आम आदमी है उसकी बातें होंगी, इसी समाज में हमारे पास महिलाओं की बातें होंगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिलाओं और आम इंसान ने, आम नागरिक ने, आम आदमी ने किस तरह से चीज़ों को एक धरना के फॉर्म में लेकर के आए थे, किस हिसाब से हमारे पास क्रांति के फॉर्म में लेकर के आए थे। क्योंकि कोई राजा कभी क्रांति क्यों करेगा? क्रांति अगर करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान है, आम आदमी है, या फिर महिलाओं की भी जो क्रांति हमने देखी थी, झांसी की रानी बाई की, जो लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, उनकी गाथाएं पढ़िए, चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के गई थी। तो मेरा जो मेन मकसद है इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाने का, वो सिर्फ और सिर्फ यही बताती हैं कि जो सोसाइटी है, हम आज देखते हैं कि जो महिलाएं हैं हमारी बराबरी में या फिर इवन हमारे से ऊपर भी चल रही हैं। अगर मेल की बातें करी जाए और फीमेल की बातें करी जाए तो जो सोसाइटी आज की डेट में है वो ऊपर नीचे होती जा रही है। मतलब एक रेस के फॉर्म में कभी मेल आ गए, कभी फीमेल आ गए, ये चलता आ रहा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था, और शायद इसी रीज़न से, इसी एक वजह से रजिया सुल्तान को निकाल दिया गया था और उनको कैथल के गांव में, हरियाणा में जो आता है, कैथल की जो जंगलों में उनको मार दिया गया था।
तो ये जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चीज़ों को आराम से समझते जाइएगा। किस हिसाब से मैं सिर्फ़ और सिर्फ समाज की बातें करता हूँ, और समाज की बातें करने के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आज की चीज़ों को जोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आज के टाइम अगर रज़िया सुल्तान हमारे पास होती तो वो ज़रूर आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सारी चीज़ों पे वो बैठी होती। और आज की डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे आज के जो सोसाइटी में हमने कोई भेदभाव या फिर कोई एक डिवीज़न नहीं डाला है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा कि यस, द वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रीडली टुडे। एक्चुअली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ वुमेन, नॉट ओनली इन द सिटीज बट ऑल्सो इन द विलेजेस। वुमेन आर बीइंग इलेक्टेड एज सरपंच एंड द काउंसलर्स। जिसका कहने का मतलब ये है कि इवन इंडिया में, भारत में आज भी, ना केवल शहरों में, क्योंकि देखा क्या जाता है कि लोग ये कहते हैं कि गाँवों में, कुछ गाँवों में जो वुमेन की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है वो ख़राब है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है, और आप सभी को ये सारी चीज़ें पता ही हैं कि एक गांव में सरपंच जो है, कुछ फिक्स जगह पर, यूपी के गांव में, बिहार के गांव में, इवन हरियाणा के भी गांव में ये देखा गया है कि कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही सरपंच रहेंगी, मेल का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इसका यूज़ मेल ही करते हैं जनरली, देखा क्या जाता है। इवन एक सीरीज़ आई थी, उसमें प्रधान पति एक हमारे पास उभर करके एक पोस्ट हुआ करता था, जो कि अनऑफिशियली हुआ करता था, बट वो हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें देखिए, वुमेन को लेकर के सोसाइटी को डेवलप करवाने में या फिर सोसाइटी को आगे लेकर के जाने में वुमेन का काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है, जो यही बताता है और जो यही हमें समझाता है कि अगर महिलाएं नहीं होती, अगर आम आदमी हमारे साथ नहीं होते, तो शायद आज हम इस जगह नहीं होते। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं जो क्लास है इसको ख़त्म करने की शुरुआत करूँगा, और जाते जाते एक और बात कह जाऊँगा। एनसीईआरटी पे बेस बनाने के लिए, एनसीईआरटी को ज़ीरो से हीरो तक आप सभी के माइंड में, आप सभी के नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, और वो एनसीईआरटी आंदोलन बैच है। 23 नवंबर से ये शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसका चालू है, और इवन काफ़ी अब लिमिटेड ही सीट बच गए हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ भी अगर डाउट आता है तो दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करके डाउट को क्लियर करें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं या फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो किसी भी रीज़न से पढ़ाई में पीछे रह जाएं। उसी के साथ ही अगले की मैं बातें करूँगा तो कॉन्सेप्टर हमारा EMI बैच स्टार्ट होने वाला है, और उसका जो एडमिशन है वो चालू ही है। इसमें भी लिमिटेड सीट ही बचे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं, और आप लोगों को जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे किस हिसाब से काफ़ी अच्छे रैंक जो हैं यहाँ से उभर करके आए हैं। तो चीज़ों को आराम से लेकर के जाइएगा, सोचिएगा और चीज़ों को मिस मत करिएगा। जाते जाते एक और बात मैं हमेशा बताता हूँ, आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, और वो जो पर्सनली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उस पे ही बातें होती हैं, और वो कुछ इस प्रकार है। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। इसका मतलब ये है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हमेशा रहेंगे, कभी भी रास्ता सीधा हमारे सामने उभर करके नहीं आएगा। अगर रास्ता हमारे पास सीधा आता है और हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलने को बोल दिया जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस इस पर मिलेगा, और वो जो लोग होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। होता क्या है, इस रास्ते पर चलने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि हम प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को अपनी लाइफ में फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यही जो प्रॉब्लम्स है, यही जो एक कठिनाई है, वो इन फ्यूचर जब सक्सेस को तो लीड करती हैं, और उसी के साथ ही इस सक्सेस का जो असली मकसद है वो तभी आता है जब आपने इतनी मेहनत करके इस मोमेंट पर आपने अचीवमेंट हासिल करी हो। तो इसी के साथ ही कमेंट्स पर आप सभी के जो डाउट्स हैं वो आ जाने चाहिए, वो मैं बार बार रिपीट आप सभी से नहीं कहूँगा, बट ये ज़रूर है कि जो टॉपिक आप सभी के मन में कोई सा भी डाउट होगा उसको पूछते जाइएगा। किसी भी क्वेश्चन पे मैं हमेशा से जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा इग्नोर करने का कोई मकसद आप सभी को होता नहीं है।
तो चीज़ें किस हिसाब से आगे चल रही हैं, हमें बस इस पे ध्यान देना है, चीज़ों पर किस तरह से काम करना है, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। और ओवरऑल यही बात आप सभी को हमेशा समझाऊंगा, जब सूरज हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। तो इसी के साथ ही क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।